आदर्श शिक्षण समिति द्वारा संचालित ई शिक्षण कार्य में आप सब भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान, प्रकरण जलवायु, भाग 27। किसी भी देश की जलवायु को, प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए 3 मूल तत्वों की आवश्यकता है। वे है स्थलाकृति, अपवाह और तीसरा जलवायु। जैसा कि हम देखते हैं कि दिसंबर और जनवरी फरवरी का महीना होता है, उसमें हम लोग ऊनी वस्त्र पहनते हैं। मई और जून महीने में वही वस्त्र हमें असुविधाजनक लगते हैं। जुलाई और अगस्त माह में वर्षा होती है। तो ये किसी भी देश की जलवायु का निर्धारण करते हैं। आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि वास्तव में जलवायु किसे कहते हैं। तो जलवायु एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि यानी न्यूनतम 30 वर्ष से लेकर के अधिक का जो समय होता है, उसमें मौसम की अवस्थाओं तथा जो विविधताओं का कुल योग होता है, वही जलवायु होता है। मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। मौसम तथा जलवायु के तत्वों में तापमान, वायुमंडलीय दाब, आर्द्रता, पवन तथा वर्षण आते हैं। कई बार देखने में आता है कि एक ही दिन में मौसम की अवस्थाएं प्राय कई बार बदलती रहती है, लेकिन फिर भी कुछ सप्ताह, महीनों तक वायुमंडलीय अवस्थाएं लगभग एक ही समान बनी रहती है। जैसे दिन गर्म या ठंडे, हवादार या शांत, आसमान बादलों से घिरा या साफ तथा आर्द्र या शुष्क हो सकते हैं। महीनों के औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर ही वर्ष को ग्रीष्म, शीत या वर्षा ऋतुओं में विभाजित किया गया है। विश्व को अनेक जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। तो भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। आइए, ये मानसून शब्द कहाँ से आया? तो मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा का शब्द मौसम से हुई है, जिसका अर्थ होता है मौसम। मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन से है। भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है। एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिणी तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। सामान्य प्रतिरूप में लगभग एक रूपता होते हुए भी देश की जलवायु अवस्थाओं में हरेक क्षेत्र में अलग अलग भिन्नताएं देखने में आती है। जैसे उदाहरण के रूप में हम उसके जो 2 महत्वपूर्ण तत्व है, तापमान और वर्षण को लेकर देखें, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसके तापमान और मौसम में अलग अलग प्रकार की भिन्नताएं आती है। जैसे कि राजस्थान के मरुस्थल में गर्मियों का जो तापमान है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, जबकि उसी समय जम्मू कश्मीर के पहलगाम में ये तापमान लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। सर्दियों की रात में यदि जम्मू कश्मीर की द्रास का तापमान -45 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है, जबकि वही केरल में तिरुवनंतपुरम में ये तापमान उसी समय में 22 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। अब वर्षण की तरफ ध्यान दें तो वर्षण के रूप में भी एक रूपता नहीं है। ये भी इसकी मात्रा और ऋतु के अनुसार इसमें भी भिन्नताएं आई जाती है। हिमालय में ये वर्षण है वो हिम के रूप में होता है और देश के शेष भाग में ये वर्षा के रूप में होता है। वार्षिक वर्षण में भी भिन्नता पाई जाती है। सबसे ज़्यादा ही मेघालय में 400 सेंटीमीटर से लेकर के लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान तक ये पहुँचते पहुँचते 10 सेंटीमीटर से भी कम हो जाता है। देश के अधिकतर भागों में जून से लेकर के सितंबर तक वर्षा होती है, लेकिन कुछ जो क्षेत्र जैसे तमिलनाडु का तट पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर और नवंबर में होती है।
सामान्य रूप से तटीय क्षेत्रों के तापमान में अंतर कम आता है। देश के आंतरिक भागों में मौसमी या ऋतुनिष्ठ जो अंतर होता है वह अधिक होता है। उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। ये भिन्नताएं लोगों के जीवन में भी विविधता लाती है, जो उनके भोजन, वस्त्र और घरों में भी दिखाई देती है। जलवायु नियंत्रण। किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 कारक प्रमुख होते हैं। 6 कारक कौन कौन से? सबसे पहले अक्षांश, दूसरा तुंगता यानी ऊंचाई, वायु दाब और पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं तथा उच्चावच लक्षण प्रमुख है। पृथ्वी की गोलाई के कारण इसे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार भी अलग अलग होती है। इसके परिणाम स्वरूप तापमान विषुवत से ध्रुवों की तरफ दोनों तरफ जाते हैं तो घटता रहता है। जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से यदि ऊपर आकाश की तरफ जाता है तो वायुमंडल की जो सघनता है वह भी कम हो जाती है और तापमान घट जाता है। उदाहरण के लिए यदि पहाड़ी वाला इलाका है तो वो क्षेत्र गर्मियों में भी ठंडे रहते हैं, क्योंकि उनकी पृथ्वी की सतह से ऊंचाई होती है। उदाहरण के लिए राजस्थान का माउंट आबू। किसी भी क्षेत्र का वायु दाब और पवन तंत्र भी उस स्थान के अक्षांश और ऊंचाई पर निर्भर करता है। इस प्रकार ये तापमान और वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। समुद्र का जलवायु पर भी समकारी प्रभाव पड़ता है। कोई भी स्थान जितना समुद्र के पास में होगा उतना ही वहाँ का तापमान सामान्य रहेगा। ज्यों-ज्यों उसकी दूरी समुद्र से बढ़ती जाएगी त्यों-त्यों वो कम होता जाएगा। लोग विषमी अवस्थाओं में भी वहाँ समानता महसूस करेंगे। इसे महाद्वीपीय अवस्था भी कहा जाता है, यानी गर्मी में बहुत अधिक गर्म होना और सर्दी में बहुत अधिक ठंडा होना, ये महाद्वीपीय अवस्था कहलाती है। महासागरीय धाराएं समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ जो तटीय क्षेत्रों की जो जलवायु है उसको भी प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए कोई भी तटीय क्षेत्र जहाँ गर्म या ठंडी जल धाराएं बहती है और वायु की दिशा यदि समुद्र से तट की ओर हो तब वह तट गर्म या ठंडा ही हो जाएगा। अंत में किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में उच्चावच यानी ऊंचाई का भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऊंचे पर्वत ठंडी और गर्म जो वायु होती है उसको रोकने का काम करते हैं, उसमें अवरोध पैदा करते हैं। यदि उनकी ऊंचाई इतनी हो कि वे वर्षा लाने में वायु के रास्तों को रोकने में सक्षम होते हैं तो ये उस क्षेत्र में वर्षा का कारण बनते हैं। पर्वतों के पवन विपरीत वाला जो ढाल है वह सूखा रहता है। उदाहरण के रूप में भारत का हिमालय क्षेत्र। आइए भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जानकारी करते हैं। सबसे पहले आता है अक्षांश। तो कर्क जो वृत्त है वो देश के बिल्कुल मध्य भाग से पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर के पूर्व में मिजोरम से होकर के गुजरता है। देश का लगभग आधा भाग कर्क वृत्त के दक्षिण में है, जिसकी जो क्षेत्र है वो उष्ण कटिबंधीय यानी गर्म क्षेत्र आएगा, और कर्क वृत्त के उत्तर का जो शेष भाग है वो उपोष्ण कटिबंधीय में आएगा। इसलिए भारत की जलवायु में उष्ण कटिबंधीय जलवायु एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषताएं उपस्थित है। ऊंचाई। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो लगभग 6000 मीटर है। भारत का तटीय क्षेत्र भी बहुत बड़ा है, जहां अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय महाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है, और इन्हीं पर्वतों के कारण इस क्षेत्र में मध्य एशिया की तुलना में ठंड कम पड़ती है। वायु दाब एवं पवन। भारत में जलवायु तथा संबंधित मौसमी अवस्थाएं इस वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होती है, जो कि इस प्रकार से है।
पहले आती है वायु दाब एवं धरातलीय पवनें, दूसरा ऊपरी वायु परिसंचरण तथा तीसरा और अंतिम है पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में स्थित है। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होती है। ये पवनें दक्षिण की ओर बहती कोरोआलिस बल के कारण दाहिनी ओर प्रवाहित होकर के विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ती है। आइए ये कोरोओलिस बल क्या होता है। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न जो आभासी बल होता है उसको कोरोआलिस बल कहते हैं। इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। इसे फेरल का नियम भी कहा जाता है। तो कोरोलिस बल के कारण इन पवनों में नमी की मात्रा बहुत कम हो जाती है, क्योंकि ये स्थलीय भागों पर ही उत्पन्न होती है और वहीं बहती है। इसलिए इन पवनों के द्वारा वर्षा कम या नहीं के बराबर होती है। इस प्रकार भारत को शुष्क क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत की वायु दाब और पवन तंत्र अद्वितीय है। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है। इस क्षेत्र की जो ठंडी शुष्क हवाएं हैं वो दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती है। ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया और उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरीके से बदल जाती है। वायु दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र से दक्षिणी पूर्वी दिशा में बहते हुए विषुवत वृत्त को पार कर दाहिनी ओर मुड़ते हुए भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थित निम्न दाब की ओर बहने लगती है। इन्हें दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनें कहा जाता है। ये पवनें कोष्ण महासागरों के ऊपर से बहती है, नमी ग्रहण करती है और भारत की मुख्य भूमि पर वर्षा कराती है। इस प्रदेश में ऊपरी वायु परिसंचरण पश्चिमी प्रवाह के प्रभाव में रहता है। इस प्रवाह का एक मुख्य घटक जेठ धारा है। ये जेठ धारा क्या है? ये एक संकरी पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई यानी कि 12,000 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती है, जिनकी गति गर्मियों में 110 किलोमीटर प्रति घंटा और सर्दियों में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। बहुत सी अलग अलग जेठ धाराओं को पहचाना गया है, जिनमें सबसे स्थिर मध्य अक्षांशीय एवं उपोष्ण कटिबंधीय जेठ धाराएं हैं। ये जेठ धाराएं लगभग 27 से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के बीच स्थित होती है, इसलिए इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेठ धाराएं भी कहा जाता है। भारत में ये जेठ धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में बहती है। इस पश्चिमी प्रवाह के द्वारा देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भाग में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ आते हैं। गर्मियों में सूर्य की आभासी गति के साथ ही उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेठ धारा हिमालय के उत्तर में चली जाती है। एक पूर्वी जेठ धारा, जिसे उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेठ धारा कहा जाता है, गर्मी के महीनों में भारत के ऊपर लगभग 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश में प्रवाहित होती है। तो इस प्रकार से आज हमने भारत की मानसूनी जलवायु के बारे में और इसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन किया। आइए अब हम प्रश्नोत्तर करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कोरियोलिस बल किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न है, जलवायु को निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं? तीसरा प्रश्न है, जलवायु किसे कहा जाता है? आज का अंतिम और चौथा प्रश्न है, जेठ धारा क्या है? आज का अंक बस यहीं तक। अगले अंक का फिर कीजिए इंतजार। नमस्कार।